सीक्रेट एजेंसी। किस्त नंबर 5। गलीली के पहाड़ी इलाके में वो कार सुस्त रफ्तारी से लबनानी सरहद की तरफ बढ़ रही थी। धुआंधार बारिश की वजह से तेज रफ्तारी मुमकिन नहीं थी और ड्राइवर भी किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कार की पिछली सीट पर बैठे हुए एमोस हैनफर ने आगे झुककर जर्मिया के कंधे पर हाथ रख दिया, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। ये बारिश हमारे लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और बदकिस्मती की अलामत भी। वो जर्मिया को मुखातिब करते हुए गोया हुआ, बुरी इस तरह के हमारे आदमी को कीचड़ में रास्ता तय करने और लबनानी रेवर अबूर करने में खासी दुश्वारी पेश आएगी, और अच्छी इसलिए कि वो किसी की नजरों में नहीं आ सकेंगे। ऐसे बदतरीन मौसम में अलफते के गुरीले अपनी बैरकों से बाहर झांकना भी पसंद नहीं करेंगे। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मैं इस मफरूजे को मिशन की बुनियाद नहीं बना सकता। जर्मिया ने विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए जवाब दिया। इस वक्त में तोरा नामी सरहदी गांव में दाखिल हो चुके थे। सड़क के दोनों तरफ ढलवान छतों वाले मकान तारीकी में डूबे हुए थे। सड़क के बाएं किनारे ऑरेंज और नीले रंग की टूरिस्ट बसों की एक लंबी कतार खड़ी थी। इनकी कार एक कंपाउंड के गेट के सामने रुक गई। इसी लम्हा बरसाती में लिपटा हुआ एक इंसानी साया तारीकी से निकलकर कार के करीब आ गया। इसने टॉर्च की तेज रोशनी में जर्मिया और हैनफर के चेहरों का जायजा लिया और एक कदम पीछे हटते हुए ड्राइवर को आगे जाने का इशारा किया। कार कंपाउंड में दाखिल होकर गोदामनुमा एक शेड के सामने रुक गई, जहाँ पहले ही 2 फौजी बसें, एक जीप और एक हुड वाली पिकअप खड़ी थी। जीप की छत पर वायरलेस के 2-3 एंटीना लगे हुए थे। शेड के दरवाजे के नीचे रोशनी की एक बारीक सी लकीर के अलावा हर तरफ तारीकी थी। सबसे पहले जर्मिया कार से उतरकर इस शेड के दरवाजे में दाखिल हुआ था। इसने भेड़ की खाल का लंबा कोट और ऊनी टोपी पहन रखी थी। ये कोट और टोपी उस वक्त की यादगार थी जब वो शाह ईरान के ज़वाल से चंद रोज़ पहले इख्वे मिशन पर ईरान और रूस की सरहद पर गया था। इसके फौरन बाद हैनफर भी गोदाम में दाखिल हो गया था। इसकी जिस्म पर हल्का सा रेन कोट और वो सर्दी में बाकायदा कपकपा रहा था। ड्राइवर डैनी कारी में रुक गया था। अलबत्ता वो स्टीयरिंग से हटकर पिछली सीट पर आ गया था और ओवरकोट अच्छी तरह जिस्म पर लपेटने के बाद सीट पर लेट गया था। शेड के दरवाजे में दाखिल होते जर्मिया मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। गोदाम में लातादाद फौजी भरे हुए थे। वो मुकम्मल यूनिफॉर्म में थे। इनमें से बेशतर फर्श पर लेटे हुए थे और उनके हथियार भी करीबी रखे हुए थे। इन फौजियों में कुछ सो रहे थे और कुछ सिगरेट के कश लगाते हुए सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इस तरफ आइए जनाब। दरवाजे के करीबी खड़े हुए एक नौजवान लेफ्टिनेंट ने इस तरफ इशारा किया। जर्मी और हैनफर इसकी रहनुमाई में चलते हुए गोदाम के पिछले हिस्से में आ गए, जहाँ तरपार के पार्टीशन के पीछे एक मुख्तसर लेकिन मुकम्मल जंगी ऑपरेशन रूम मौजूद था। दीवार पर जनूबी लबनान का एक बहुत बड़ा नक्शा आवेजा था, जिस पर प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई थी और एक मेजर ग्रीस पेंसिल से इस पर निशानात लगा रहा था। एक फोल्डिंग मेज पर मुतअद्दिद वायरलेस सेट रखे हुए थे और एक नौजवान फौजी ऑपरेटर फोन की रिसीवर पर हल्की आवाज में कुछ बोल रहा था। जर्मिया ने टोपी उतारकर हाथ में पकड़ ली और इन फौजी अफसरों के करीब पहुंच गया जो नक्शे के सामने खड़े थे। इनमें से हर एक के हाथ में कॉफी का मग नजर आ रहा था। इन फौजी अफसरों में चीफ ऑफ आर्मी जनरल आइन भी शामिल था, जिसने सबसे पहले मुस्कुराते हुए जर्मिया से हाथ मिलाया। जर्मिया की तरह वो भी छोटे कद का मालिक था। इसके हाथ खुदरे और गिरफ्त खासी सख्त थी। बुनियादी तौर पर वो एक किसान था और वीकेंड पर अब भी तिल अवासिम में अपने फार्म पर खेती बाड़ी किया करता था। फौज में शामिल होने के बाद वो बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए चीफ ऑफ आर्मी के ओहदे पर पहुंच गया था। इससे मछली के वस्ता की जंग का माहिर समझा जाता था। लंबे कद और चौड़े शानों वाले चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल एडम ने भी बड़ी गर्मजोशी से जर्मिया का इस्तकबाल किया। जर्मिया से हाथ मिलाने के बाद वो एक खूबसूरत लड़की की तरफ मुड़ा जिसने लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन रखी थी। मरियम, जर्मिया और हैनफर सर्दी से छिट रहे हैं, इन्हें गर्मा गर्म काफ़ी पिलाओ। ढीली ढाली वर्दी में मलबूस तीसरा फौजी ऑफिसर बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। वो दुबला पतला कमज़ोर सा आदमी था। आंखों पर मोटे अत्सों वाली ऐनक थी। इसे देखकर हैरत होती थी कि ये शख्स जनरल के ओहदे तक किस तरह पहुंचा होगा, लेकिन जर्मिया अच्छी तरह जानता था कि आर्मी इंटेलिजेंस अमान का ये सरबराह जनरल ग्रांट लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक था। आर्मी इंटेलिजेंस और मोसाद की पॉलिसियों में तजादात होने के बावजूद ये दोनों गहरे दोस्त थे और कई मौके पर मिलकर काम कर चुके थे। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए जर्मिया, जनरल ग्रांट पुरस्कून लहजे में बोला। हमारी बस 5 मिनट में अपने मिशन पर रवाना होने ही वाली है। मैंने अच्छी तरह चेकिंग कर दी है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी रेनी ल्यून से बात कर लो। वो इस मिशन का इंचार्ज है और इससे मालूम होना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। असल बात ल्यून के अलावा किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। जर्मिया बोला, बिल्कुल, इसलिए मैंने अब तक इस मामले में लबकुशाई नहीं की, जनरल ने कहा। इसी वक्त मरियम कॉफ़ी ले आई। जर्मिया के हाथ में मग थमाकर वो हैनफर की तरफ देखने लगी। हैनफर भी इसको देखकर खफीफ से अंदाज में मुस्कुरा दिया। इन दोनों की निगाहों से एक दूसरे के लिए इनकी चाहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जनरल ग्रांट ने कर्नल की वर्दी में मलबूस एक तवील कामत आदमी को इशारा किया और वो दीवार पर आवेदन नक्शे के करीब आ गए। इन 2-3 सीनियर फौजी अफसरों के अलावा इनके करीब और कोई नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि ہمیں خفیہ طور پر اطلاع ملی تھی کہ فلسطینی حریت پسند سلامہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جرمیہ نے سرگوشانہ لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن ہم ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ ان کا منصوبہ کیا ہوگا، لیکن اتنا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ بہت خطرناک اونچے پیمانے کی کوئی کارروائی کرنے والے ہیں۔ لیون اور ایڈم نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جرمیہ نے ان کی طرف توجہ دیے بغیر بات جاری رکھی، لیکن ہمیں ہر قیمت پر ان کا منصوبہ ناکام بنانا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس آپریشن کا انچارج الفریڈ میلر نامی ایک یورپین نوجوان ہے اور غالباً وہ جرمن ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تک ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ سلامہ کی تدفین کے موقع پر اس نے یاسر عرفات سے تنہائی میں ایک طویل ملاقات کی تھی۔ ان کی اس ملاقات کے فوراً بعد یاسر عرفات نے الفتح کی چیف آف آپریشنز ابو ایاز کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یاسر عرفات سے ملاقات کے بعد ابو ایاز نے اپنی اس روز کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی تھی، حالانکہ اس روز وہ حال ہی میں روس سے ملنے والی 105 mm فیلڈ گن کی آزمائش کا مظاہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس کے برعکس وہ فوراً ہی طائر کے جنوب میں سیدہ کے تربیتی کیمپ کی طرف چلا گیا تھا۔ سیدہ وہ کیمپ جہاں یورپین رضاکاروں کو تخریب کاری کی تربیت دی جاتی ہے، جنرل گرانٹ نے وضاحت کی، جبکہ جنرل آئٹن سینے پر دونوں ہاتھ باندھے خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ آئٹن نے جیب سے ایک سگار نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ ہمیں سیدہ میں ابو ایاز کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہو سکا، لیکن اندازہ ہے کہ اس نے وہاں یورپین رضاکاروں سے ملاقات کی ہوگی، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق سیدہ کیمپ میں الفتح کا کوئی یونٹ نہیں، وہاں صرف یورپین رضاکار ہیں۔ لیکن میرے خیال میں وہاں الفتح کے اعلیٰ تربیت یافتہ گوریلوں کی ایک پوری بٹالین موجود ہے۔ ریمی لیون نے مداخلت کی، لیکن وہ صرف یورپی رضاکاروں کو تربیت اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے۔ جرمیہ بولا، ہمارے خیال میں وہاں غیر ملکی رضاکاروں کی تعداد کیا ہوگی؟ جنرل ایڈم نے سگار کا سرا چباتے ہوئے پوچھا۔ 20 اور 30 کے درمیان، جرمیہ نے جواب دیا۔ ان میں چند جرمن، ڈچ، آئرش اور اطالوی مردوں کے علاوہ 4 سویڈش لڑکے بھی شامل ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ اس کیمپ میں کچھ جاپانی بھی موجود ہیں۔ جنرل گرانٹ بولا، میرا خیال درست ہے۔ جرمیہ نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ ان میں جاپانی ریڈ آرمی کے ممبر بھی شامل ہیں۔ میرا اندازہ کہ یاسر عرفات اس منصوبے میں غیر ملکی رضاکاروں کو ہی استعمال کرے گا۔ وہ ریمی لیون کی طرف مڑا، اس لیے ہم نے یہ مشن تمہیں سونپا ہے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ سیدہ کیمپ میں موجود تمام غیر ملکی رضاکاروں کو پکڑ لایا جائے۔ ان کے علاوہ وہاں کچھ دستاویزات بھی مل سکتی ہیں۔ انہیں نئے غیر ملکی رضاکاروں کو جمع کرنے اور انہیں ٹریننگ دینے میں اچھا خاصا وقت درکار ہوگا۔ اس دوران ہم ان کے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر عرفات کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس کے منصوبے سے کس حد تک واقف ہو چکے ہیں تو کیا خیال ہے وہ اس پروجیکٹ کو منسوخ کر دے گا؟ جنرل ایڈم نے پوچھا۔ ہاں، اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جرمیہ نے کہا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کرنل لیون نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم ان غیر ملکی رضاکاروں کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیں؟ یہ آپریشن خاصا پیچیدہ ہے اور اس میں ہمارے کچھ آدمی بھی مارے جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کیوں نہ کیمپ پر بربادی کر کے ان سب کو وہیں ختم کر دیا جائے۔ 25-30 قیدیوں کو ہانک لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں تو یہ منصوبہ ہی احمقانہ ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو کہ غیر ملکی رضاکار ہمارے لیے الفتح کے چھاپہ ماروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ انہیں وہیں ختم کر دیا جانا بہتر ہوگا، بشرط یہ کہ حالات مختلف ہوں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جرمیہ بولا، بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دو کو پکڑ کر باقی سب کو وہیں ختم کر دیا جائے؟ تمہاری باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ تم اس قسم کے انڈر کور کاموں کوئی اہمیت سے بھی واقف نہیں ہو۔ جرمیہ نے کھا جانور نظروں سے اس کر دیکھا۔ ہر آپریشن میں ہر شخص کا رول الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر شخص صرف اس اپنے ہی کام کے بارے میں جانتا ہے۔ کسی ایک شخص سے پورے مشن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں تمہارے کام کے بارے میں ہدایت دی جا چکی ہیں، تمہیں ان ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ کرنل لیون کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے سکتا، جنرل آئٹن بول اٹھا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما اور متاثر کن تھا۔ ریمی، تم جانتے ہو کہ قیدیوں کو پیدل ہانکتے ہوئے نہیں لے جائے گا۔ تم لوگوں کی واپسی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہوگی۔ وہ جرمیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا تو خیال تھا کہ دونوں طرف کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جاتے، لیکن تم مجھ سے رو کے کیمپ پر اچانک حملہ آور ہوا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ معاملہ انتہائی رازداری میں رہے، اس لیے ہم اپنے آدمیوں کو ٹورسٹ بسوں کے ذریعے یہاں تک لائے ہیں اور آگے کا راستہ پیدل ہی طے ہوگا۔ ہم نے ان کے ریڈیو پیغامات بھی چیک کیے ہیں، انہیں ابھی تک اس کارروائی کے بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکا۔ پھر بھی کیمپ کی طرف ان کے توجہ ہٹانے کے لیے ہم نے گن بوٹس اور نیوی کے کمانڈوز کے ذریعے تائے اور رابع کے ساحلی کیمپوں پر حملے کے پروگرام بنائے ہیں۔ یہ کارروائی 1 گھنٹے بعد شروع ہو جائے گی۔ وہ کرنل لیون کی طرف مڑ گیا۔ ریمی، تم جرمیہ کو بتاؤ کہ اپنی منزل تک کس طرح پہنچا جائے گا۔
कर्नल लीवन का चेहरा बेरहमी के बाइस अब भी सुर्ख हो रहा था। इसने मेजर के हाथ से छड़ी ले ली। हम इस वक्त यहाँ हैं। वो छड़ी की नोक से नक्शे पर एक जगह इशारा करते बोला, हम ईसाई आबादी के ऊपर से होते हुए इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। छड़ी की नोक शुमाल मगरिब की तरफ रहनुमाई करते हुए तीर के सुर्ख निशान पर फिसलने लगी। ये हमारे लिए आसान तरीन रास्ता है। ईसाई आबादी को हमारे बैरों में मुतल्ला कर दिया गया है और वो लोग हमारे रास्ते में कोई दुश्वारी पैदा नहीं करेंगे। और इसके बाद छड़ी की नोक एक पुरपेच पहाड़ी रास्ते की निशानदेही करने लगी। हमें वो पट्टी अबूर करना होगी जो अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में है। हम इस मकाम से गुजरेंगे जहाँ आयरिश और पोलैंड के दस्ते मुतय्यन हैं और मुझे यकीन है कि वो हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। वो जंग से पहले खौफज़दा हैं और अपने आप को हर किस्म की लड़ाई से अलग रखना चाहते हैं। इस जगह से हम दरिया लबनान अबूर करेंगे। छड़ी की नोक नक्शे पर नीले रंग की एक बारीक सी लकीर पर रुक गई। इसी लम्हे बादलों की गर्ज और बिजली के कड़ाके की आवाज़ सुनाई दी और बारिश में तेज़ी आ गई। गोदाम की टीन की छत पर बारिश की आवाज़ यूँ सुनाई दे रही थी जैसे पत्थर बरस रहे हों। दरिया अबूर करने के बाद कर्नल ल्यू ने बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लेते हुए बात जारी रखी। कैंप तक पहुंचने के लिए हमें 4 मील का फासला तय करना होगा। ये हमारे मिशन का कठिन तरीन मरहला होगा क्योंकि यह इलाका अमली तौर पर अल्फते के ज़ेरे नगी है। सिविल आबादी के माह पहले महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। इसने खामोश होकर कलाई पर बंधी घड़ी देखी, फिर बात जारी रखी। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में इस जगह पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब है कि पो फटने से पहले तकरीबन 15 मिनट पहले हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। छड़ी नक्शे पर पेंसिल से बने एक सुर्ख मुसल्लिस पर रुक गई। ये सईदा है। हम 2 एडवांस पार्टियाँ रवाना कर चुके हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर घात लगाए बैठी होंगी। हम कैंप पर शुमाल और मगरिब की तरफ से बेअक-बक हमलावर होंगे। छड़ी की नोक ने 2-3 मकामात की निशानदेही की। हमने इस ऑपरेशन की तकमील के लिए 17 मिनट का वक्त रखा है। मेरे आदमी कल सुबह से इस कार्रवाई की रिहर्सल करते रहे हैं। ठीक 17 मिनट बाद ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और इसी लम्हा हेलीकॉप्टर कैंप के मैदान में लैंड करेंगे। शुक्रिया। कर्नल लीवन के खामोश होने पर जिरमैन ने लबकुशाई की। इसने कर्नल की तारीफ करना ज़रूरी नहीं समझा था। वैसे वो अच्छी तरह जानता था कि कर्नल लीवन अकेली छापामार दस्तों में बेहतरीन फाइटर समझा जाता है। इसे ना सिर्फ अपने आप पर बल्कि अपने आदमी पर भी मुकम्मल एतमाद था, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब रहा था। जनरल आइटन ने घड़ी की तरफ देखा। 2:30 हो चुके थे। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को रवाना हो जाना चाहिए। इसने कर्नल लीवन को इशारा किया। कर्नल लीवन ने तरपाल का पर्दा हटाकर तालिबे जाते अपने आदमी को तैयार होने का इशारा किया। तमाम फौजी फौरन ही तैयार हो गए। सुर्ख बालों वाले एक देवकामत फौजी ने भारी मशीन गन अपनी पुश पर ला दी। 2 और डॉक्टर भी फोल्डिंग स्टिचेस संभाले तैयार हो चुके थे। 2-3 मिनट के अंदर अंदर गोदाम नुमा वो शेड खाली हो गया। क्या तुम वापस जाओगे जर्मिया? जनरल आइटन ने सवाई निगाहों से इसको देखा। नहीं, मैं यहीं रुकन की वापसी का इंतज़ार करूँगा, जर्मिया ने जवाब दिया। इसकी नज़र अब भी नक्शे पर जमी हुई थी। जर्मिया के लिए वहीं फोल्डिंग बेड डाल दिया गया। वो बेड पर लेटा ये सोचता रहा कि मिलर सलामा के कत्ल का बदला लेने के लिए क्या मंसूबा बनाया होगा, लेकिन कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये सब कुछ सोचते हुए इसकी आंख लग गई। इसे अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी देर सोया होगा। फिर जनरल एडम के झंझोड़ने पर इसकी आंख खुल गई। जर्मिया उठो, वो लोग वापस आ रहे हैं। जर्मिया जल्दी से उठकर ओवरकोट पहनने लगा और फिर वायरलेस सेट के सामने बैठते हुए नौजवान ऑपरेटर की तरफ देखते हुए जनरल एडम के साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। इसने देखा कि हैनफर और मरियम पहले ही वहाँ मौजूद थे। बारिश से बचने के लिए इमारत के आगे को निकले हुए टीन के साइबान के नीचे खड़े थे। बारिश हल्की हो गई थी और उफक पर सुरमई सा उजाला नमूदार हो रहा था। कंपाउंड के बस में 2 फौजी हेलीकॉप्टरों को सिग्नल देने के लिए फिल्टर रोशन कर रहे थे। चंद सेकंड बाद तारीक पहाड़ियों के अकब से एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ जो कुछ देर बाद कंपाउंड में लैंड कर गया। सबसे पहले कर्नल लीवन का कॉप्टर से उतरा। इस कैब में कोई पैकेट था जिसे गालिबन बड़ी उजलत में कागज़ में लपेटा गया था। इसने कॉप्टर के दरवाजे की तरफ मुँह करके अपने आदमी से कुछ कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए जर्मिया और जनरल एडम की तरफ बढ़ने लगा। इसके चेहरे पर अब भी बेरहमी के तासुरात मौजूद थे और वो नागवार सी निगाहों से जर्मिया की तरफ देख रहा था। शेलो, वो पैकेट जर्मिया की तरफ बढ़ाते हुए तंज़े लहजे में बोला, सईदा के गैर मुल्की रज़ाकार 24 घंटे पहले ही कैंप खाली करके कहीं और जा चुके थे। इन कागज़ों के सिवा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन फ़लस्तीनी छापामारों की बटालियन हमारे इस्तकबाल को वहाँ मौजूद थी। कर्नल लीवन के लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। इसने मुड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। फौजी 2 स्टीचर नीचे उतार रहे थे। दोनों स्टीचर कंबलों से ढके हुए थे। हमारे रद्दी कागज़ों के इस परिंदे के लिए हमें 2 आदमियों की कुर्बानी देना पड़ी। अगर हेलीकॉप्टर वक्त पर वहाँ पहुँच जाते तो शायद हम में से कोई भी तुम्हें अपनी दास्तान सुनाने के लिए यहाँ ना आ सकता। लानत है ऐसी मनसूबाबंदी पर। कर्नल लीवन
ایک پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف چل دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، بدنام زمانہ سیکریٹ ایجنسی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔